जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना टोटली बुक से। और यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से भी लिया गया है, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक से। और हमारा जो है यानी जितने पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी, और जो कि आपके 2024 बोर्ड के एग्जाम में जो है जो कि बनने वाले क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ इससे पहले हमने जो है 52 क्वेश्चन कवर कर चुका था इसी चैप्टर यानी कि इसी सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का ही, क्लास 10, ठीक है। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा समाप्त कर देंगे। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है, बताइए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? विकसित देश, विकासशील देश, दोनों, या फिर ऑल? याद रखिएगा, उसे विकसित देश कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उसे विकसित देश। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1950, 1905 या फिर 2005 या 2015? याद रखिएगा 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई। याद रखिएगा बिहार के विकास में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि इससे जो है काफी सारे नुकसान हो जाता है बिहार राज्य का कई क्षेत्रों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार का कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय यानी हर एक लोगों की आय जो है सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है पटना, या यार ये क्या है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक जिला, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, या ऑल? ये कुछ अलग थे दिए ऑप्शन है ना, यहाँ पे होना चाहिए पटना, पटना हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम बांका हो गया, भागलपुर हो गया, ऐसे करके उदाहरण दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते थे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। पटना का जो है क्या है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? क्या है, 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? 68,757 रुपये, ठीक है। 12-13 के मतलब 2012-13 के दौरान जो है भारत में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय जो थी वो 68,757 रुपये के आसपास थी। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अभी बताया कि बिहार के पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, लेकिन अब कम किस जिले की आय, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम किस जिले की है? याद रखिएगा वो है शिवहर। कौन है? शिवहर। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, सबसे कम है सभी जिलों में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय से क्या होती है? मतलब राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि हो रहा है तो प्रति व्यक्ति आय से क्या होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है ना? क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? क्या प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, कमी आती है, दोनों, या कोई नहीं? यानी राष्ट्रीय आय अगर बढ़ेगा तो क्या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि नहीं होगा? होगा भाई। राष्ट्रीय आय बढ़ गया मतलब प्रति व्यक्ति आय जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक राष्ट्रीय आय कहाँ से बढ़ेगा, है ना। अगला है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। किसने कहा था? यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया, अक्सर पूछते रहता है, ठीक है। और वो कथन है प्रोफेसर मार्शल साहब का। बहुत ही बड़े जो है भूगोलवेत्ता, बहुत ही बड़े जो है दार्शनिक के रूप में उभरे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता भी थे, ठीक है। तो क्या कहा था इन्होंने? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है। यह क्या है? प्रोफेसर मार्शल ने कहा था इस कथन को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? ऑप्शन है धुरी, विकास, माध्यम, या कोई नहीं। याद रखिएगा मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। मुद्रा एक ऐसी धुरी है, ठीक है, जो कि अर्थव्यवस्था को संभाल के रखती है या फिर उसको बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। मुद्रा क्या है? तो अर्थव्यवस्था की एक धुरी है।
अगला क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, मुद्रा, ऋण या विकास? याद रखिएगा, आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1905, 1920 या 1904। याद रखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हाँ, अब हम लोग जो है देखते हैं इधर 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का मतलब राज्य स्तर के सरकारों का जो है हस्तांतरित विषय कब बन गया था? सहकारिता। ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें है, ऑप्शन है 1929 में, 1914 में, 1919 में या फिर 1918 में। याद रखिएगा 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, मतलब इसी ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बन गया था। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्यों की संख्या होती है? ऑप्शन याद रखिएगा 15 से 20, और ये चून करके मारिएगा 15 से 20 जहाँ रहेगा उसे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की नियामक संस्था है, स्टॉक एक्सचेंज SE। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अगला है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन है 1989, 1983, 1979, 1985। तो जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था 1989 ईस्वी को। ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2, 4, 5 या 8। याद रखिएगा वैश्वीकरण के मुख्यतः अगर देखा जाए 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ठीक है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? देखिए नई आर्थिक नीति जो था ना, NEEP, नेप। ठीक है, नेप जो कि लेनिन द्वारा बनाया गया था, इसमें सम्मिलित किया गया था निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था, उदारीकरण भी था, यानी ऑल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वर्ल्ड का एक ऐसा संगठन कौन सा था, ऐसा संस्था कौन था जो व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करती थी? क्या IMF था, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, या फिर कोई नहीं? याद रखिएगा विश्व बैंक था, WTO, विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करे। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें थी था विश्व व्यापार संगठन था। ठीक है, विश्व बैंक नहीं था, विश्व बैंक थोड़ी ना व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा नो, कोई नहीं। विश्व बैंक का व्यापार संबंधी करेगा भाई। ठीक है, तो 71 नंबर का राइट आंसर इसमें D नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर है विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब इनमें आपको बताना है कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक जो चलता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का आपको उदाहरण बताना है। कोको कोला ये भी है, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, और याद रखिएगा ये सभी के सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बना हुआ है? कौन सा शहर इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बना हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र जो है कौन सा शहर बना हुआ है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर दिल्ली? याद रखिएगा बेंगलुरु जो है सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बना हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कौन सा बना हुआ है? बेंगलुरु। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? कौन सी अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक समर्थन, मतलब समझ रहे हैं, अर्थशास्त्री, ठीक है, उसने जो है उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। किसने? उदार आर्थिक नीति का समर्थन किस अर्थशास्त्री ने किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, रॉबिन्स क्रूसो या फिर पिगू या फिर मार्शल। याद रखिएगा एडम स्मिथ ने जो है क्या किया था? तो उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मतलब इनमें से बताना है भारतीय बहुराष्ट्रीय, भारत का ही वो कंपनी है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चलती है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां उदाहरण बताना है इनमें से कौन है? ठीक है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन है
डाबर, नोकिया, सैमसंग या कोई नहीं। याद रखिएगा डाबर जो है भारतीय डाबर लाल दंतमंजन आप तो यूज किए होंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश की कीमत कितना % जनसंख्या मूल सुविधाओं से वंचित है। मतलब देश की कितनी % जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ठीक है। देश की कितनी % जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऑप्शन है देखिए 75%, 70%, 80% या 85%। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 85%, ठीक है। देश की 85% जनसंख्या मूलभूत सेवाओं से वंचित है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 76 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर थी, मतलब इसी सब्जेक्ट का है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हमने बनाया था नोट्स में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन है 1980, 1987, 1986 या 1988। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1900 कितना हो जाएगा भाई, हाँ 86, 1986, ठीक है 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है। ISI का प्रतीक होता है ना, आप इस तरह का प्रतीक देखे होंगे, इस तरह से जो है, इस तरह से एकदम होता है यार, क्या बोलते हैं, इस तरह से नहीं होता है यार, देखिए इस तरह से आप देखे होंगे प्रोडक्ट पे इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। इसको हम लोग ISI पढ़ते हैं। ये तो ये प्रोडक्ट पे आप देखे होंगे, सीमेंट के बोरी वगैरह में भी देखे होंगे, कई तरह के आलू के बोरी वगैरह में भी देखेंगे इस तरह, ठीक है। आटा के पैकेट में इस तरह से देखेंगे। तो ये जो प्रतीक रहता है वो किस चीज़ की रक्षा करता है। क्या घटिया वस्तु से बचाता है, ये विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से बचाता है, या नकली व गैर मानक उत्पादों से बचाता है, या सभी। याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा, यानी वो घटिया वस्तुओं से भी बचाता है। उस तरह का निशान अगर है तो उसमें घटिया वस्तु रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या करता है, तो प्रतीक है एक कि भाई ये जो है हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। इससे होता है ना कि किसी बुक को खरीदने से पहले 3D हेलोग्राम स्टिकर दिखाया जाता है कि उसे ले देख करके लें। क्यों बोला जाता है, ताकि वो जो है कोई मतलब वो दूसरा प्रोडक्ट ना खरीद ले जो कि सेम वैसा ही बनाया गया है लेकिन वो पक्की नहीं है, ठीक है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। 1991, 1995, 1993 या 1999। याद रखिएगा 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार, मानव सुरक्षा है ना, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है। मतलब किसी वस्तु का मूल्य जो है 20 लाख रुपये से अधिक है और 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। मतलब इस चीज़ का शिकायत जो है कहाँ करेगा उपभोक्ता, है ना, किस जगह पे इसका शिकायत उपभोक्ता कर सकता है। ऑप्शन देखिए क्या है, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, जिला फोरम में, या फिर कहीं नहीं। याद रखिएगा राज्य आयोग में इसका शिकायत करेगा। कहाँ करेगा, राज्य आयोग में इसका शिकायत करेगा। और याद रखिएगा 20 लाख से अधिक अगर किसी वस्तु का मतलब इतना से बोल सकते हैं कीमत है और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। इससे 1 करोड़ से ज़्यादा है तब फिर जो है वो देखा जाए तो जिला फोरम में राष्ट्रीय स्तर पे वो जाकर के राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। फैक्ट खैर यही आपको याद रखना है, 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ से कम अगर किसी वस्तु का प्राइस है तो उपभोक्ता जो है इसका शिकायत राज्य आयोग में करेगा। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी होती है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। देखिए 3, 10, 15, 25। याद रखिएगा ग्रामीण बैंकों की संख्या बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर 3 है। कितने हैं, 3। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है, पीगू को, अर्थशास्त्र को, मुद्रा को या सरकार को। याद रखिएगा आधुनिक युग की प्रगति का अगर श्रेय दिया जाए ना वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मेनली रूप से वो मुद्रा है। क्या है, मुद्रा, ठीक है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप, सर्व प्राचीनतम रूप क्या है। धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या फिर पत्र मुद्रा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वस्तु मुद्रा, ठीक है। वस्तु मुद्रा क्या है, तो
प्राचीनतम रूप है? किसका प्राचीनतम रूप? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप किसका है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? कौन सी मुद्रा को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है पत्र मुद्रा को, साख मुद्रा को, चेक को या वस्तु मुद्रा को। देखिए वैधानिक मुद्रा मतलब वैधानिक मुद्रा का मान्यता, वैधानिक मुद्रा का मान्यता अगर किसी को प्राप्त है ना वो किसे है? याद रखिएगा, पत्र मुद्रा को जो है वैधानिक मुद्रा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मान्यता प्राप्त है पत्र मुद्रा को। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। किसका कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। यह किसका कथन है? मार्शल का, पिगू का, एडम स्मिथ या क्राउथर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है मार्शल साहब का है। किसका है? मार्शल, यानी प्रोफेसर मार्शल साहब। ठीक है, इसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। अगला है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख कितने घटक हैं? ठीक है, ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 8। याद रखिएगा, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख 5 घटक हैं। कितने घटक हैं? 5 घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? विगत वर्षों के अंतर्गत यानी बीते हुए वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, या फिर कोई नहीं, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। याद रखिएगा, इसमें से अगर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि बिहार में जो एकमात्र अगर देखा जाए आजीविका का आधार है वो है कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का ही विकास होते रहता है। ठीक है, सर्वाधिक विकास इन सभी क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि उद्योग तो है नहीं। सेवा क्षेत्र है, मतलब उतना उस मात्रा में नहीं है, क्योंकि उद्योग नहीं है, उद्योग पे ही सेवा क्षेत्र टिका रहता है ना। अगला देखते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? मतलब एक वस्तु के बदले अगर हम दूसरी वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये वस्तु विनिमय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। लेकिन एक वस्तु के बदले अगर हम मुद्रा का आदान प्रदान कर रहे हैं, मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु को ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बच गए अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय कार्य क्या हो गया? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय कार्य क्या हो गया? सरल हो गया है, जटिल हो गया है, दोनों, या फिर कोई नहीं? याद रखिएगा, प्लास्टिक मुद्रा के चलते अगर बात करें कि हमारा विनिमय कार्य, क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक मुद्रा के चलते अपना जो विनिमय कार्य है वो क्या हो गया? अत्यंत ही सरल हो गया है। क्या हो गया है? अत्यंत ही सरल हो गया है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब भारत का जो आसपास का पड़ोसी देश है उसमें किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पड़ोसी देश का पूछा गया, कहाँ का? पड़ोसी देश का। ठीक है, भारत में के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए वो किसकी है? तो वही नीचे जो है, यानी कि लटका हुआ रहता है, जो कि इस तरह से आप देखेंगे भारत का यहाँ पे लटका रहता है ना, कौन है? तो श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय अधिक है सभी पड़ोसी देशों में से। और ये श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो भारत आजाद हुआ 1947 में और श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, 6 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 25,494। ठीक है, औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। ठीक है, 8-9 के अनुसार। और अभी देखे थे हम लोग क्या बोलते हैं, 13-14 के अनुसार भी देखे थे, 12-13 के अनुसार देखे थे। ठीक है, तो 25,494 था 8-9 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? मतलब जहाँ विकसित है, जो विकसित देश है, श्रीलंका नहीं है, भारत भी नहीं है, भारत विकासशील है, इंडोनेशिया भी नहीं, अमेरिका क्या एक विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बिहार व भारत में किसकी प्रधानता है? याद रखिएगा, पशुपालन, सॉरी, यदि कृषि की प्रधानता है। ठीक है, भारत, पता ही है आपको, भारत और बिहार दोनों कृषि प्रधान देश राज्य है। उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। मतलब उत्पादन, आय और व्यय, क्या? व्यय बोलें या खर्च बोलें, एक ही चीज़ है। ठीक है, व्यय या खर्च में कईयों को मतलब क्या बोलते हैं, इसको कन्फ्यूजन रहता है कि व्यय और खर्च क्या है, अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने में जो हम पैसा लगाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं, उसी को खर्च कहते हैं। ठीक है तो उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय प्रवाह है।
चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि साख पत्र के प्रकार कितने हैं? साख पत्र के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 6 या 8? याद रखिएगा, साख पत्र के प्रकार की अगर बात करें वो 8 है। साख पत्र के प्रकार की संख्या कितनी है? 8। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। आधुनिक विश्व में जो है उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए, मतलब कि उद्योग जो है वो मुद्रा पे ही चलता है और मुद्रा ही छापता है। ठीक है, ऐसा मतलब किनका कहना था कि मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं उद्योग? ऐसा कहना था मिगूसा। ठीक है, किसका? पीगू। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? व्यावसायिक बैंक जो होता है वो कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? ऑप्शन है 8, 4, 5 या 2। याद रखिएगा 4 प्रकार के राशि को वो स्वीकार करता है। कौन? तो व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, गैर सरकारी सेवा कौन है? वित्त सेवा, सैन्य सेवा, रेल सेवा या मॉल सेवा? याद रखिएगा गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आएगा मॉल सेवा। ठीक है, मॉल मतलब जहाँ पे कपड़ा रहता है। ठीक है, मॉल सेवा। तो यहाँ से आप क्लियर हुआ, चैप्टर खत्म। यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।